नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा वाणिज्य बैंकों के प्रकार। बच्चों, हमने वाणिज्य बैंक करे थे कि वाणिज्य बैंक कौन से होते हैं। वाणिज्य बैंक वो होते हैं जो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में जिनका नाम अंकित होता है, जिनकी पूंजी 5 करोड़ रुपए होती है, जनता में उनका विश्वास बना हुआ होता है और वे अपने जमाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते हैं और बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इन जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको भी ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से है जिनकी आधे से अधिक अंश पूंजी केंद्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक के पास होती है, यानी कि 50% से अधिक पूंजी सरकार या केंद्रीय बैंक के पास होती है। उनका स्वामित्व नियंत्रण भी किसके पास होता है? आरबीआई या केंद्रीय सरकार के पास होता है। इन बैंकों का प्रबंध भी सरकार द्वारा ही किया जाता है, उसे ही हम सार्वजनिक बैंक कहते हैं। भारत में पहले निजी क्षेत्र में ही बैंक कार्य कर रखते थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण कर उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। तो 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, और 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और सन 1969 में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापारिक बैंक, वाणिज्य बैंक ये सभी एक हैं और एक सेंट्रल बैंक है जिसे हम आरबीआई कहते हैं। 1980 में 6 और कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके फलस्वरूप जो बैंकिंग व्यवसाय था उसमें लगभग 93% के करीब जो बैंक है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गए और वही वाणिज्य बैंक कहलाए। 1991 में जब उदारीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया आई, तब सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ साथ निजीकरण के क्षेत्र के बैंकों को भी स्थान देने लगे। तो जो हमारे वाणिज्य बैंक हैं वो जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तब नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या 21 और जो एसबीआई थी उसकी 8 ब्रांचेस थी जो सहायक बैंक थे, लेकिन अब वो सारे मर्ज कर एसबीआई में ही मिला दिए गए हैं अप्रैल 1917 से। जो स्टेट बैंक के समूह के सभी बैंक थे वो उसमें मिलाकर उनका भी एक ही नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे निजी विलयन और ये गवर्नमेंट मर्ज करती जा रही है, जिससे बैंकों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। तो इसके अंदर कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक जो जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, और जैसे मैंने बताया 14 बैंकों का एक साथ, 6 बैंकों का एक साथ, रिजर्व बैंक का और इंपीरियल बैंक को आरबीआई में कर दिया गया। स्टेट बैंक है उसके समूह में 8 बैंक है जिनको वर्तमान में मर्ज कर एक ही बैंक एसबीआई नाम दे दिया है। अन्य सार्वजनिक बैंक भी है जिन्हें हम कॉमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। तो ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनकी पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा केंद्र सरकार या आरबीआई बैंक के कंट्रोल में। प्रबंधक, मैनेजमेंट सब सरकार है, यह भी आरबीआई का ही होता है। नेक्स्ट देखो, निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनका हिस्सा गवर्नमेंट के पास 51% से अधिक होता है। इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र के बैंक है से आधे से अधिक अंश पूंजी निजी व्यक्तियों के हाथों में रहती है। उसमें आधी से अधिक पूंजी सार्वजनिक बैंक में किसके हाथों में रहती है? गवर्नमेंट के हाथों में रहती है। यहाँ आधे से अधिक पूंजी किसके हाथों में रहती है? पूंजीपतियों के हाथों में होती है। और ये बैंक एक सीमित दायित्व वाले कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का भी सीमित नियंत्रण ही होता है, पूरा नहीं होता, क्योंकि इनका अपनी पूंजी पर खुद ही कंट्रोल होता है और ये खुद ही ज़्यादातर खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो उन्हें जो ये स्टेट बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कर 1955 में
इस SBI बना दिया, 14 बैंक बना दिए, 1959 में 80 में 6 बैंक कर दिया। और इस तरीके से जो ये बैंक थे ना, 14 बैंक और 6 बैंक, ये पहले सब निजी बैंक थे। राष्ट्रीयकरण के बाद ये सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में आए हैं। तो 1994 में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के बैंकों की स्थापना के लिए बैंक लाइसेंस नीति को उदार बना दिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आवास विकास वित्त निगम HDFC को रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी। निजी क्षेत्र में सब प्रथम बैंक खुलने वाला कौन सा है? HDFC। कब खुला? 1994 में परमिशन इसको दी थी। उसके बाद वर्तमान में ICICI बैंक के नेतृत्व में अनेक निजी क्षेत्र के बैंक कार्य कर रहे हैं, और बैंक कुछ औद्योगिक घरानों को भी इसके लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हमारी जो बैंकिंग प्रणाली वर्तमान में है उसमें कंपटीशन हो, और निजी और जो सार्वजनिक बैंक है कंपटीशन के रूप में ज़्यादा अच्छा वर्क करे, उनकी कार्यकुशलता में निखार आए। तो ये निजी क्षेत्र के बैंक भी 20 के लगभग हैं, और बैंक जब परमिशन देती जा रही है तो और बढ़ते जा रहे हैं। एक है विदेशी बैंक। विदेशी बैंक वे बैंक हैं जिनका पंजीयन भी विदेश में हुआ है, वहाँ के नियमों के अंतर्गत ही हुआ है, जिनका मेन कार्यालय भी विदेशों में है, और ये बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्य करते हैं, यानी कि विदेशी नियमों के अंतर्गत ही पंजीकृत है, और इनका जो मेन ऑफिस है वो भी विदेश में है, लेकिन ये इंडिया में अपनी शाखाओं के माध्यम, ब्रांचेस के माध्यम से काम करते हैं। पर इन पर रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण ही होता है, पूरा नहीं होता। तो इनकी भी लगभग संख्या 30 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वाणिज्य बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी साख सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जो श्री M नरसिंहम समिति थी, उनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि, और ये सुझाव दिया गया कि गांवों का विकास करने के लिए, कि जिससे, क्योंकि ये बैंक एक सिटी में ही थे और सिटी के लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, तो एक हिस्सा अनडेवलप्ड रह रहा था। तो उन्होंने 26 सितंबर 1975 को देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का अध्यादेश जारी किया गया, जो 2 अक्टूबर 1975 से इन बैंकों ने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। यानी कि महात्मा गांधी की जयंती पर इन्होंने कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया, और इसको कानूनी रूप 1976 में दिया गया। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन मिल सके। और जब नाबार्ड की स्थापना हो गई तो इसको नाबार्ड बैंक के अंडर में दे दिया गया। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो व्यापारिक बैंक है या वाणिज्य बैंक है वो कितने प्रकार के हैं, और इनकी ब्रांचेस अलग अलग नामों से है। तो इस तरीके से आपको व्यापारी बैंकों के बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी कि क्षेत्रीय बैंक या सार्वजनिक बैंक वो हैं जिनका कंट्रोल पूरी तरह गवर्नमेंट के पास है, उसकी इक्विटी 50% से ज़्यादा सरकार के पास है या केंद्रीय बैंक के पास है। निजी क्षेत्र के बैंक इसके अपोजिट हैं, जिनके खुद के पास आधी से ज़्यादा संपत्ति है और गवर्नमेंट का उनके ऊपर आंशिक नियंत्रण है, यानी कि निजी क्षेत्र की अपनी बैंकों पर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने सबसे पहले HDFC का करा, ICICI बैंक का करना। विदेशी बैंक नाम से ही पता लग रहा है कि विदेशों के बैंक हैं, तो ये कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी खोले जा रहे हैं, लेकिन इनकी सारी कंट्रोलिंग विदेशों से ही होती है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खोले हैं उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सके, उनको उधार दे, शाखा विस्तार हो, इन सब कार्यों के लिए खोले गए हैं। तो ये नरसिंहवन कमेटी के अंतर्गत खोले गए थे। और जो व्यापारिक बैंक है उनको भी इसके लिए कार्य सौंप दिए गए हैं कि वो भी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें।